Good morning everyone. A very warm welcome to this RTI lecture series. So आज के इस लेक्चर सीरीज़ में मैं चैप्टर 2 कंप्लीट कराने वाली हूँ. सो हम देखेंगे चैप्टर 2 का सेक्शन 9, 10 एंड 11. ओके. सो सेक्शन 9 जो कि डील करता है ग्राउंड फॉर रिजेक्शन टू एक्सेस इन सर्टेन केसेस. ओके. तो सेक्शन 9 जो कि उन ग्राउंड्स की बात करता है जिन ग्राउंड्स पे कुछ केसेस को क्या किया जा सकता है, उसकी पहुंच को रिजेक्ट किया जा सकता है. राइट. सो लेट्स गो. देख लेते हैं सेक्शन 9. ओके. सेक्शन 9. Without prejudice to the provision of Section 8, a central public information officer or a state public information officer, as the case may be, may reject a reason for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state. Okay, तो सेक्शन 9 जान लेते हैं हम. सेक्शन 9 कहता है कि सेक्शन 8 को बिना छेड़छाड़ किए या उस पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेंट्रल का पीआईओ या स्टेट का पीआईओ जैसा भी केस हो, वो क्या करेगा, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा जो कि क्या करता हो, जो कि ऐसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता हो जिसमें स्टेट के भिन्न किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो, यानी कि कॉपीराइट का उल्लंघन हो. ओके. तो सीधी सी बात सेक्शन 9 कहता है कि सेंट्रल का पीआईओ या स्टेट का पीआईओ जो है वो किसी भी ऐसे इंफॉर्मेशन के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है जिससे कि स्टेट के भिन्न किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन हो. राइट. नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 10. Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then notwithstanding anything contained in this act, access may be provided to that part of the records which does not contain any information which is exempt from disclosure under this act, and which can reasonably be served from any part that contained exempt information. Okay. ओके. तो सेक्शन 10 जो कि बात करता है सेवरेबिलिटी. सो सेवरेबिलिटी का मतलब हम पहले समझ लेते हैं. सेवरेबिलिटी का मतलब होता है पृथकीकरण, यानी कि किसी भी मैटर को अलग अलग करना, सेपरेट करना. ओके. तो पहले मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ जिससे आपको इस सेक्शन को समझने में बहुत इजी होगा. मान लो किसी सिटीज़न ने सेंट्रल के पीआईओ से या स्टेट के पीआईओ से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी. ये सारी इन्फॉर्मेशन 1, 2, 3, 4. ओके. तो ये 4 टाइप के इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं. तो मान लो नंबर 1 एग्जाम्प्ट है, यानी कि नहीं दी जा सकती ऐसे इन्फॉर्मेशन. नंबर 2 भी एग्जाम्प्ट है, बट 3 एंड 4 जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं है. तो स्टेट या सेंट्रल का पीआईओ क्या करेगा कि वो इस पार्ट को ओनली दिस पार्ट विल बी सेपरेटेड. ओके. तो इस पार्ट को क्या करेगा, स्टेट या सेंट्रल का पीआईओ इस पार्ट को सेपरेट करके इस पार्ट का इंफॉर्मेशन दे देगा, बट इस पार्ट का इंफॉर्मेशन नहीं देगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज एन एग्जेम्प्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. अब हम सेक्शन 10 का सब सेक्शन 1 देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है. ओके. तो जहाँ इंफॉर्मेशन तक एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि यह ऐसी इंफॉर्मेशन के संबंध में है जिसे प्रकट करने से क्या है, छूट प्राप्त है, वहाँ इस एक्ट में किसी भी बात के होते हुए भी रिकॉर्ड के उस भाग तक एक्सेस प्रदान की जा सकती है जिसमें ऐसी कोई सूचना एग्जम्प्ट नहीं हो, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हो. ओके.
और जिसे ऐसी किसी भाग से उचित रूप से सेपरेट किया जा सके जिसमें छूट प्राप्त हो। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया कि अगर किसी सिटीज़न ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी सेंट्रल के पीआईओ से या स्टेट के पीआईओ से, तो अगर वो एग्जैम्प्ट है तो वो केवल उस पार्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ओके, और जो पार्ट एग्जैम्प्ट नहीं है यानी कि इसे डिस्क्लोज करा जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो पब्लिक अथॉरिटी वैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देगा। तो केवल इस पार्ट को जो कि डिस्क्लोज की जा सके, इस पार्ट को केवल वो प्रोवाइड करा देगा। राइट, तो ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। Where access is granted to a part of the record under subsection 1, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant informing. Okay, तो इसका मीनिंग आइए हम जान लेते हैं। तो जहाँ सबसेक्शन 1 के अधीन रिकॉर्ड के किसी भाग तक एक्सेस प्रदान की जाती है, वहाँ यथास्थिति जो सेंट्रल का पीआईओ है या स्टेट का पीआईओ है, वो अधिकारी जो एप्लीकेंट है उस व्यक्ति को सूचना देगा जिससे यह सूचित किया जा सके। ओके, तो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा। क्या इन्फॉर्म करेगा, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ओके, ये सारे पॉइंट्स को वो इन्फॉर्म्ड करेगा। चलिए देख लेते हैं। क्लॉज ए, that only part of the record requested after severance of the record containing information which is exempt from disclosure is being provided. Okay, तो मांगी गई रिकॉर्ड का केवल एक भाग जिसे प्रकट करने से क्या है, छूट प्राप्त है, ऐसी सूचना के रिकॉर्ड्स को सेपरेट कर दिया जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो स्टेट का पीआईओ होगा या सेंट्रल का पीआईओ होगा, वो क्या करेगा, एप्लीकेंट को ये इन्फॉर्म्ड कर देगा कि देखिए आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसका कुछ पार्ट जो है वो एग्जम्प्ट है, इसलिए उस पार्ट्स को हम नहीं दे सकते हैं। बाकी कुछ पार्ट्स है जो कि डिस्क्लोज करने के लायक है, तो उसे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो उस पार्ट का इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। राइट। क्लॉज बी, द रीजंस फॉर द डिसीजन इंक्लूडिंग एनी फाइंडिंग्स ऑफ एनी मटेरियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेफरिंग टू द मटेरियल ऑन विच दोज फाइंडिंग्स वेयर बेस्ड। सो क्लॉज बी कहता है कि निर्णय के कारण जिनमें फैक्ट के किसी भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर कोई निष्कर्ष शामिल है, उस सामग्री का संदर्भ देते हुए जिस पर वे क्या हो, निष्कर्ष आधारित थे। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। क्लॉज सी, द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन गिविंग द डिसीजन। ओके, तो निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पद नाम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्लॉज डी, the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit and. Okay, तो क्लॉज डी कहता है उसके द्वारा गणना की गई फ़ी का ब्यौरा, यानी कि फ़ी का जो लिस्ट है तथा फ़ी की अमाउंट जिसे एप्लीकेंट को जमा करना क्या है, कंपलसरी है या अपेक्षित है। ओके, तो जो एप्लीकेंट है वो रिक्वायरमेंट है जितने फ़ी की, उसका एक ब्यौरा रहेगा। क्लॉज ई देख लेते हैं। हीज और हर राइट विथ रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, तो किसी इंफॉर्मेशन की किसी भी पार्ट जो कि नॉन डिस्क्लोजर रहा हो, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन ली गई है उसकी रिव्यू के रिस्पेक्ट में उस महिला या पुरुष के राइट्स को बताएगा। द अमाउंट ऑफ फी चार्ज, और जो
अमाउंट चार्ज की गई है एज अ फी उसे बताएगा, और द फॉर्म ऑफ एक्सेस प्रोवाइडेड, और ये भी प्रोवाइड कराई जाएगी कि किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 में सीनियर ऑफिसर स्पेसिफाइड की गई है, तो उनके पर्टिकुलर्स को भी बताएगा। और दी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर as the case may be time limit process and any other form of access। ओके तो जो सेंट्रल का इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके टाइम लिमिट को, प्रोसेस को और कोई अदर फॉर्म उनके पहुंच के कोई अदर फॉर्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट ओके अब हम देख लेंगे इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 11, जो कि डील करता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से। ओके तो थर्ड पार्टी जो कि डिफाइन है सेक्शन 2N में, हमने डेफिनेशन में देखा था थर्ड पार्टी का डेफिनेशन जो कि 2N में डिफाइन है। सो कुछ स्टूडेंट को थर्ड पार्टी समझने में कंफ्यूजन होती है, तो आज आइए हम जान लेते हैं इजी वे में थर्ड पार्टी होता कौन है। तो मान लो ये CPIO है यानी कि सेंट्रल का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये है स्टेट का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके तो एक ए नाम का व्यक्ति जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसने RTI फाइल की किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसी बी नाम के व्यक्ति के रिगार्डिंग है। ओके तो ये इंफॉर्मेशन ए ने बी के बारे में मांगी, तो बी क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी। ओके थर्ड पार्टी। ओके तो ये थर्ड पार्टी कोई पब्लिक अथॉरिटी भी हो सकता है। ओके तो थर्ड पार्टी में पब्लिक अथॉरिटी को भी इंक्लूड की गई है। ओके आइए अब हम देख लेते हैं इसका मीनिंग। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1। ओके where a central public information officer or a state public information officer, as the case may be, intends to disclose any information or record or part thereof on a request made under this act, which relate to or has been supplied by a third party। ओके तो जहाँ पर सेंट्रल का PIO या स्टेट का PIO किसी भी इंफॉर्मेशन को या रिकॉर्ड्स को या पार्ट को डिस्क्लोज करना चाहता है उस व्यक्ति को जिसने इस एक्ट के अंडर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए क्या की है, रिक्वेस्ट की है। ओके ओके तो वो जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट किसके रिगार्डिंग है, वो रिक्वेस्ट अगर किसी थर्ड पार्टी से रिलेट करती हो। ओके एंड हैज़ बीन treated as confidential by that third party, और यदि वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है यानी कि उस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग वो गोपनीय है। ओके द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में बी शैल within 5 days from the receipt of the request give a written notice to such third party। ओके तो अगर वो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है यानी कि गोपनीय है उस थर्ड पार्टी के लिए, तो सेंट्रल का PIO या स्टेट का PIO क्या करेगा कि उस व्यक्ति को यानी कि उस थर्ड पार्टी को 5 दिन के भीतर भीतर एक रिटन नोटिस देगा। ओके रिटन नोटिस क्यों देगा, of the fact that the central public information officer of state public information officer as the case may be intends to disclose the information or record or part thereof। okay
तो वो एक 5 दिनों के भीतर एक रिटेन नोटिस देगा, इसलिए कि जो पब्लिक सेंट्रल का पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या स्टेट का पब्लिक इंफॉर्मेशन है, वो क्या करना चाहता है, वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहता है. ओके. एंड इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक अ सबमिशन इन रिटेन और ओरली. तो वो क्या करेगा, यदि सेंट्रल का या स्टेट का पीआईओ इस इंफॉर्मेशन को देना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि उस थर्ड पार्टी को अप्रोच करेगा, यानी कि उस थर्ड पार्टी को एक नोटिस भेजेगा. नोटिस भेजने के बाद उस थर्ड पार्टी की कंसेंट मांगेगा. ओके. उसे इनवाइट करेगा, उसे आमंत्रण करेगा. आमंत्रण करके क्या करेगा, उसे कहेगा कि आपके लिए किसी ने आपके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहा है. ओके. तो आपको इसे रिटेन में या ऑरली यानी कि लिखित में या मौखिक में आपको कंसेंट देनी होगी रिगार्डिंग वेदर द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज. तो किसके रिगार्डिंग, कि क्या ये इंफॉर्मेशन देनी है या नहीं, इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करनी है या नहीं. एंड सच submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information. Okay. तो जब भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा, इस डिसीजन को लेते वक्त उस थर्ड पार्टी के कंसेंट को क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा. ओके. सो कंप्लीट सब सेक्शन 1. अब इसके नीचे एक प्रोवाइजो है जिसे हम देख लेते हैं. Provided that, except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighed in importance any possible harm or injury to the interest of such third party. Okay. तो ये एक प्रोवाइजो है, यानी कि ये एक एक्सेप्शन है. ओके. एक्सेप्शन क्या है कि इन केस ऑफ ट्रेड, अगर कोई भी ट्रेड और कमर्शियल सीक्रेट जो कि लॉ के द्वारा क्या हो, प्रोटेक्टेड हो, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी. बट कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि किसी व्यक्ति से यानी कि किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, बट उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए इन डेंजर है. ओके. या हार्म पहुंचाने वाले हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दी जाएगी बिना उसके कंसेंट के. ओके. सो आई होप कि आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ रही हो. अब हम अगला सब सेक्शन देख लेते हैं. ओके. So subsection 2. Okay, where a notice is served by the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, under subsection 1 to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within 10 days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure. ओके. तो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं. जहाँ ओके. तो सब सेक्शन 2 कहता है कि जहाँ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सब सेक्शन 7 के अंडर किसी भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड या किसी भी पार्ट के संबंध में किसी थर्ड पार्टी को कोई इंफॉर्मेशन तामील की जाती है, वहाँ थर्ड पार्टी को ऐसे इंफॉर्मेशन की प्राप्ति की डेट के 10 डेज के भीतर प्रस्तावित प्रकटीकरण में के विरुद्ध, यानी कि जो भी प्रपोज डिस्क्लोजर है उसके विरुद्ध क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन का एक अवसर दिया जाएगा. यानी कि रिप्रेजेंटेशन मीन्स अभ्यावेदन के लिए एक उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. राइट. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सब सेक्शन 3. आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी. नेक्स्ट सब सेक्शन 3 देख लेते हैं. Notwithstanding anything contained in section 7,
The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall within 40 days after receipt of the request under Section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under subsection 2, make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof, and give in written the notice of his decision to the third party. ओके तो जान लेते हैं इसका मीनिंग. सो सब सेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 7 में किसी भी बात के होते हुए भी जो सेंट्रल का पीआईओ है या स्टेट का पीआईओ है, जैसा भी मामला हो, सेक्शन 6 के अंडर जो भी अनुरोध प्राप्त होने के 40 डेज के भीतर यदि थर्ड पार्टी को सब सेक्शन 2 के अंडर रिप्रेजेंटेशन का अवसर दिया गया है तो उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा, यानी कि डिसीजन जो है वो थर्ड पार्टी के अनुसार. सो उसके इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड को या पार्ट को का डिस्क्लोजर होगा या नहीं, इसका निर्णय जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर होगा. ओके तो फिर जो थर्ड पार्टी है उसका निर्णय वो क्या करेगा, रिटन मिलेगा. ओके रिटन में या लिखकर वो देगा. नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सब सेक्शन 4. A notice given under subsection 3 shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision. Okay. तो सबसेक्शन 4 में सीधी सी बात की गई है अपील के बारे में. तो किस बारे में अपील, आइए हम जान लेते हैं. ओके तो सबसेक्शन 3 में जो नोटिस दी गई है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट द थर्ड पार्टी टू होम. अच्छा तो थर्ड पार्टी जिसको नोटिस सर्व की गई है वो थर्ड पार्टी हकदार है किस बात के लिए, यदि कोई भी डिसीज़न अगर उसके बारे में डिस्क्लोज की गई है उसके कंसेंट के बिना, तो वो चाहे तो सेक्शन 19 के अंडर अपील भी कर सकता है. ओके तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. यदि आपको मेरी लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले सेक्शन में नए सेक्शन के साथ.